गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कोर्स 3 के यूनिट 5 की हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी और उसके सिलेबस को एक बार फिर मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं। कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग इसमें यूनिट 5 में जो हम शिक्षा और अधिगम, इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रेन। हम लोगों को विशिष्ट बालकों के बारे में, विशेष बालकों के बारे में इसमें अध्ययन करना है, लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रेन। इसमें पहला जो सब यूनिट है वह कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन। कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन, ये बच्चों की विशेष बालकों की क्या अवधारणा है और उसका क्या अर्थ है। अवधारणा और अर्थ के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। ये इसका सब यूनिट है। दूसरा सब यूनिट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ डायसलेक्सिया। अब ये जो इस तरह के बालक होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ डायसलेक्सिया, ऑटिज्म, अटेंशन डिफिशिएंट डिसऑर्डर। क्योंकि ऐसा थोड़े होता है विशिष्ट बालक को 4 हाथ पर कैसे भिन्न होता है, कैसे पहचाना जाए, ये इसकी चर्चा है। तीसरा है मेन स्ट्रीमिंग स्पेशल चिल्ड्रन विथ नॉर्मल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालकों का सामान्य बालकों के साथ भाव, बर्ताव, ये सब। और स्पेशल चिल्ड्रन प्रोग्राम फॉर दी चिल्ड्रन। और विशेष बालकों के लिए क्या प्रोग्राम, क्या योजनाएं बनाई गई हैं, इसका हमें अध्ययन करना है। कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग, उसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है स्पेशल चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में। कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन with dyslexia, autism, attention deficient orders, mainstream special children with normal children, and special education program for these children। चलिए, इसके अध्ययन में हम लोग पहले विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। एक बालक जो अन्य बालकों से भिन्न होता है, सामान्य बालकों से उसके कार्यकलाप, उसके आचार व्यवहार, सामाजिक गुण, शारीरिक गुण, संवेगात्मक गुण, ये सारे गुण उसको जो अन्य बालकों से, सामान्य बालकों से अलग करते हैं, वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। एक टीचर जो होते हैं, एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। एक अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है, कि वह अपने विद्यार्थियों को कितना अच्छी तरह से समझा सकता है, और तथा उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को कितना सम्मान देता है। एक अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने विद्यार्थियों को कितने अच्छे ढंग से समझा सकता है, उन विद्यार्थियों का कितना सम्मान देता है, ये निर्भर करता है। तथा अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं को, प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। इसकी चर्चा मैंने आपसे बार बार की है कि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। एक ही माता पिता के बच्चे आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही माता पिता के बच्चे आपस में भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम जुड़वा बच्चों की भी बात करें तो वो दोनों जुड़वा बच्चे भी आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ न कुछ रंग के आधार पर, त्वचा के आधार पर, आकार के आधार पर, लंबाई के आधार पर, बोलचाल कुछ के भिन्न होते हैं। तो एक ही माता पिता के बच्चे आपस में भिन्न भिन्न होते हैं, और एक ही माता पिता, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक बालक का अपना एक स्पेशल
पर्सनालिटी होती है, अपना एक विशेष व्यक्तित्व होता है। प्रत्येक बालक का अपना एक विशेष व्यक्तित्व होता है और प्रत्येक कुछ क्या होते हैं, कुछ बहुत तेज होते हैं, कुछ बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ मध्यम बुद्धि होते हैं, कुछ औसत बुद्धि होते हैं, कुछ औसत बुद्धि से कम होते हैं। क्लियर हुआ? कुछ औसत बुद्धि के होते हैं, कुछ औसत बुद्धि से कम होते हैं, कुछ अधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ शारीरिक, कुछ मंद बुद्धि के हो सकते हैं। तो कुछ बुद्धि की चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में बहुत ही विस्तार से की है। तो कुछ बुद्धिमान, कुछ साधारण बुद्धि के, कुछ मंद बुद्धि के हो सकते हैं। कुछ शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और सुंदर होते हैं, जबकि कुछ शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, क्रूप भी हो सकते हैं। तो प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, इसके लिए पारस्परिक विद्यालयों को अब तक इस प्रकार व्यवस्थित किया जा रहा है कि बालकों की जो विभिन्नताएं हैं, बालकों के बीच जो विभिन्नताएं हैं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि सबसे अधिक अगर विविधता है तो कक्ष में है, सबसे अधिक विविधता है तो क्लासरूम में है। अलग अलग जगह से, अलग अलग घर परिवार से बच्चे आते हैं, अलग जात धर्म मजहब को मानने वाले बच्चे आते हैं। तो सबसे ज़्यादा विविधता, डाइवर्सिटी अगर है तो क्लासरूम में है। तो इस विविधता को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा प्रदान की जाती है। निर्देशन एवं परामर्श, काउंसलिंग, डायरेक्शन एंड काउंसलिंग, उपचारीय शिक्षण जैसी अनेक शिक्षा सेवाओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यद्यपि दिन प्रतिदिन की शैक्षिक गतिविधियों को कक्षा के अधिकांश बच्चे लाभान्वित होते हैं, परंतु फिर भी कुछ विद्यार्थी ऐसे शेष रह जाते हैं जो सामान्य से इतना भिन्न होते हैं कि सामान्य शैक्षिक क्रियाओं से लाभान्वित नहीं होते। ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा की, कुछ बच्चे तो जल्द समझ जाते हैं, कुछ बच्चे देर से समझते हैं, कुछ बच्चे समझते ही नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। दिन प्रतिदिन जो शैक्षिक गतिविधियां होती है उससे कक्षा के अधिकांश बच्चे तो लाभान्वित होते हैं, परंतु फिर भी कुछ विद्यार्थी ऐसे शेष रह जाते हैं जो सामान्य से इतना भिन्न होते हैं कि सामान्य शैक्षिक क्रियाओं से भी लाभान्वित नहीं होते हैं। ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इन बालकों को अपवादी बालक, एक्सेप्शनल के चाइल्ड भी कह सकते हैं, या असाधारण बालक, स्पेशल चिल्ड्रन, है ना, एबनॉर्मल, यू कैन से एबनॉर्मल, असाधारण बालक भी कहा जाता है। एक नॉर्मल सामान्य बालक जो असामान्य या असाधारण बालक होता है उसे एबनॉर्मल बालक भी कहते हैं, या फिर जो अपवाद स्वरूप बालक होता है उसे एक्सेप्शनल बालक भी कहा जाता है। हमारे सिलेबस में, आप लोगों के सिलेबस में जो पढ़ना है वो है मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालक का क्या अर्थ है? तो विशिष्टता शब्द का प्रयोग कई अर्थ में किया, विशेष शब्द का कई अर्थ में प्रयोग किया जाता है। विशिष्टता, अब ध्यान देंगे, आप लोग बीएड कर रहे हैं, बीएड में भी अगर बच्चे को परीक्षा प्राप्तांक में 75% से ऊपर आता है तो विशिष्टता कही जाती है, मतलब उसे विशेष योग्यता प्राप्त है, ऐसा समझा जाता है। विशेष योग्यता प्राप्त है। तो विशिष्ट बालक का क्या अर्थ है? विशिष्ट बालक का अर्थ है कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है।
विद्यालय में हर समाज से, हर वर्ग से तथा भिन्न भिन्न परिवारों के बच्चे आते हैं। हम लोगों ने पूर्व में ही चर्चा की कि अगर विविधता देखना है, अगर डाइवर्सिटी देखनी है तो क्लासरूम में देखिए। अगर विविधता देखना है, डाइवर्सिटी देखना है तो क्लासरूम में देखिए। सबसे अधिक विविधता क्लासरूम में ही है। अलग अलग त्वचा के रंग से अलग है, शारीरिक दृष्टि से अलग है, मानसिक दृष्टि से अलग अलग, अलग अलग घर परिवार से बच्चे आते हैं। तो ये अगर देखना है तो सबसे पहले क्लासरूम में ही देखना पड़ेगा। तो विद्यालय में हर समाज से, हर वर्ग से, विद्यालय में हर समाज से, हर वर्ग से तथा भिन्न भिन्न परिवारों के बच्चे आते हैं। और ये सभी विभिन्न होते हुए भी क्या होते हैं? सामान्य कहलाते हैं। ये विभिन्न घरों परिवारों से बच्चे आते हैं और ये विभिन्न होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं। परंतु कुछ बालक ऐसे भी होते हैं, ये तो सामान्य बालक हो गया, जो विद्यालय में हर समाज से, हर वर्ग से तथा भिन्न भिन्न परिवारों के बच्चे आते हैं। ये सभी विभिन्न होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं। परंतु कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो विभिन्न होते हुए जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। इसको स्पष्ट कर दें। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक, सामाजिक, मानसिक दृष्टि से अन्य बालकों से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। शारीरिक दृष्टि को अगर आधार लें, शारीरिक एक सामान्य ऊंचाई से मान लीजिए अधिक ऊंचाई हो। सामान्य ऊंचाई अगर व्यक्ति की होती है, जिसको लोग कहते हैं सामान्य ऊंचाई का है, देखने में ठीक है, और सामान्य से अधिक ऊंचाई का होगा तो क्या कहेंगे? असाधारण या एक्सेप्शनल कहेंगे, है ना। एक्सेप्शनल कहेंगे, स्पेशल कहेंगे, असाधारण, एबनॉर्मल टाइप, तो वो हो गया। या फिर कुछ लंबाई जो सामान्य लंबाई है उससे कम है। सामान्य लंबाई से अगर कम है तो सामान्य लंबाई से कम है तो छोटे कद की श्रेणी में आएंगे, नाटे कद की श्रेणी में आएंगे। तो ये भी शारीरिक एक आधार हुआ। ऐसे बालक जो शारीरिक दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं वो सामान्य बालक कहलाते हैं। क्लियर है? ऐसे बालक जो शारीरिक दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं वो असाधारण बालक, विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। दूसरा एक आधार लेते हैं, अगर हम सामाजिक आधार भी होते हैं, है ना। सामाजिक गुण क्या होता है? व्यक्ति का व्यक्ति से इच्छित संबंधी समाज कहलाता है। व्यक्ति का व्यक्ति से इच्छित संबंधित समाज कहलाता है। और ऐसे गुण जो समाज जिसको मान्यता देता है, समाज के लोग अच्छा कहते हैं, वो सामाजिक गुण की श्रेणी में आता है ना। ऐसा गुण जिसको सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, जो समाज में अच्छा कहा जाता है, वो सामाजिक गुण कहलाता है। और ऐसे गुण, ऐसे कार्य, ऐसे व्यवहार जिसे समाज अनुमति नहीं देता है ना, जिसे समाज अनुमति नहीं देता और समाज में जिसे खराब समझा जाता है, वो सामाजिक गुण की श्रेणी में नहीं आता है। तो साधारण बालक, साधारण बच्चे, सामान्य से बच्चे इस कार्य को सामाजिक गुणों में रुचि लेते हैं। और असामान्य बच्चे जो विशिष्ट बालक हैं, वो सामाजिक गुणों में भिन्न रहते हैं। अगला हम ले लें मानसिक स्तर पर भी। मानसिक स्तर पर बताया है कि जो वो क्रियाएं जो सामान्य व्यक्ति कर पाता है, वो मानसिक क्रियाओं से, मानसिक गुणों से संतुष्ट होता है या मानसिक गुणों से परिपूर्ण होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो मानसिक गुणों से
परिपूर्ण नहीं होते, जिसे क्या कहेंगे, मेंटल डिसऑर्डर, जो मानसिक रूप से असामान्य हो, मेंटल डिसऑर्डर। तो ये स्थिति जब होती है मेंटल डिसऑर्डर की, तो वो मानसिक गुणों के एक आधार बनता है, जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आता है। अगला शैक्षिक भी एक आधार है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। शैक्षिक आधार, मान लीजिए कोई पढ़ने में बहुत तेज होता है, क्लास 6 में ही ये 8 का मैथ बना देता है, 8 के प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। कोई 8, 9, 10 में है, वो इंटर +2 का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। +2 का है तो वो ग्रेजुएशन का सॉल्व कर देता है। ऐसे बालक जो असामान्य कार्य कर जाते हैं, जो असाधारण कार्य कर जाते हैं, वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। एक तो अत्यंत तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि वाले हुए, और एक ऐसा भी होता है जो कम बुद्धि वाले होते हैं या सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। औसत बुद्धि वाले होते हैं, औसत बुद्धि से कम वाले बालक भी होते हैं। तो ये शैक्षिक भी एक आधार हो जाता है। शैक्षिक दृष्टि से भी बालक भिन्न होते हैं। तो हम कहते हैं कि कुछ बालक ऐसे भी होते हैं, वैसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक तथा सामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं, उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं, है ना। वैसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक तथा सामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं, वो विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं। पहला विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं। पहला, वे जिनकी विशिष्टता उन्हें औसत कार्य करने से रोकती है। ऐसे बालक जिनकी विशिष्टता उन्हें औसत स्तर का कार्य करने से रोकती है, और दूसरा, वे जिनकी विशिष्टता उन्हें औसत से अधिक कार्य करने के योग्य बनाती है। क्लियर है? विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं। पहला है वे जिनकी विशिष्टता उन्हें औसत स्तर का कार्य करने से रोकती है, और दूसरा, वे जिनकी विशिष्टता उन्हें औसत से अधिक कार्य करने को देती है, अधिक करने के योग्य बनाती है। इस तरह विशिष्ट बालक दो प्रकार के हुए। पहला, वे जिनकी विशेषता उन्हें औसत स्तर का कार्य करने से रोकती है, और दूसरा, वे जिनकी विशेषता उन्हें औसत से अधिक कार्य करने के योग्य बनाती है। प्रोफेसर कुक्रॉक कहते हैं कि मानते हैं कि विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत ही अधिक भिन्न होते हैं। यह भिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक इत्यादि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। क्लियर है? प्रोफेसर कुक्रॉक कहते हैं कि विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। यह भिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक इत्यादि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। यह भिन्नता इतनी अधिक होती है कि विद्यालय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से इन्हें कोई भी लाभ नहीं होता।
यह भिन्नता इतनी अधिक होती है कि विद्यालय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से इन्हें कोई लाभ नहीं होता है। इन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो प्रोफेसर कुकरॉक के अनुसार विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत ही अधिक भिन्न होते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास ले रहे हैं ना, थोड़ी देर में बात करते हैं ना। तो ठीक। प्रोफेसर कुकरॉक कहते हैं विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत ही अधिक भिन्न होते हैं। यह भिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, संवेगा हेलो, हाँ, बाद में बात करना, अभी क्लास ले रहे हैं। प्रोफेसर कुकरॉक कहते हैं कि विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। यह भिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। यह भिन्नता इतनी अधिक होती है कि विद्यालय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से इन्हें कोई लाभ नहीं होता। इन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। दो तरह की हुई, एक तो औसत कार्य करने से जिन्हें रोकता है, या दूसरा औसत कार्य करने से औसत कार्य से अधिक करने की योग्य बना देता है ना। विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं। वे पहला औसत स्तर का कार्य करने से रोकती है, दूसरा औसत से अधिक कार्य करने के योग्य बनाती है। प्रोफेसर कुकरॉक कहते हैं विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। यह भिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक इत्यादि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। यह भिन्नता इतनी अधिक होती है कि विद्यालय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से इन्हें कोई लाभ नहीं होता। इन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें विशिष्ट बनाते हैं। विशिष्ट बालक में कुछ ऐसा लक्षण होता है जो उन्हें सामान्य से अलग बनाता है। सामान्य से अलग बनाते हैं, उसे विशिष्ट बनाता है। ये लक्षण सामान्य बालकों की अपेक्षा विशिष्ट बालक, ये दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक। गुणों और लक्षणों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, अथवा किसी गुण विशेष की मात्रा इतनी अधिक होती है कि दूसरों का ध्यान आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। पहला मात्रात्मक रूप में, मात्रात्मक के तात्पर्य क्वांटिटेटिव लेवल, कितनी मात्रा में है। मात्रा समझते ना, दर्जन में हो, किलोग्राम में हो, लीटर में हो, मीटर में हो। और जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई सिस्टम पढ़े हो ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो ऐसे मापन जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, वो एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहे जाते हैं। मात्रात्मक रूप में क्वांटिटेटिव, गुणों और या लक्षणों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, अथवा किसी गुण विशेष की मात्रा इतनी अधिक होती है कि दूसरों का ध्यान आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जैसे कि सामान्य से बहुत अधिक लंबे अथवा सामान्य से बहुत अधिक छोटे व्यक्ति की ओर किसी का भी ध्यान आसानी से चला जाता है। सामान्य से मान लीजिए 8 फीट का आदमी व्यक्ति हो, तो लोगों का ध्यान बरबस वहाँ चला जाएगा। जब वो सड़क पर चलेगा, 7 फीट का आदमी हो, 8 फीट का, 7.5 फीट का आदमी हो, तो अनायास चला जाएगा। या फिर आदमी अगर 2 फीट का है, 2.5 फीट का है, 3 फीट का है, तो भी आदमी का बरबस वहाँ ध्यान चला जाता है। पहला मात्रात्मक रूप में, मात्रात्मक रूप में गुणों, लक्षणों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, अथवा गुण विशेष की मात्रा इतनी अधिक होती है कि दूसरों का ध्यान आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है।
उदाहरण के लिए सामान्य से बहुत अधिक लंबे तथा अथवा सामान्य से बहुत अधिक छोटे व्यक्ति की ओर किसी का भी ध्यान आसानी से चला जाता है। दूसरा, गुणात्मक रूप में, क्वालिटेटिवली। कक्षा में कुछ बालक अति उच्च बुद्धि लब्धि के होते हैं, जबकि कुछ अन्य बालक सामान्य बुद्धि के होते हैं तथा कुछ बालक मध्य बुद्धि के होते हैं। बताया कुछ बच्चे जीनियस होते हैं, क्लास 6 में है और 8 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 8 का है तो 10 में का सॉल्व करेंगे, +2 में है तो ग्रेजुएशन PG का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो कुछ बालक बहुत ही तीव्र बुद्धि के, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, कुछ औसत रहते हैं और कुछ सामान्य रहते हैं और कुछ बहुत ही मंद बुद्धि के होते हैं। तो गुणात्मक रूप में, क्वालिटेटिवली, कक्षा में कुछ बालक अति उच्च बुद्धि लब्धि के होते हैं, जबकि कुछ अन्य बालक सामान्य बुद्धि के तथा कुछ बालक मध्य बुद्धि के होते हैं। जीनियस या मध्य बुद्धि के बालक आसानी से अध्यापक तथा सहपाठियों के ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। जीनियस बच्चे हों, तेज विद्यार्थी हों या कमज़ोर विद्यार्थी, यही दो का ध्यान टीचर को रहता है। टीचर क्लास में जो या तो खूब तेज होगा वो टीचर की नज़र में होगा, या जो खूब मूर्ख होगा या खूब बदमाशी करता होगा वो भी टीचर की नज़र में आता है। बीच वालों का कहीं कोई गुजारा नहीं रहता, बीच वालों का कहीं कोई ध्यान नहीं रहता। ध्यान या तो ऊपर वाले का रहता है या फिर नीचे वाले का रहता है, बीच के गुणों का कोई ध्यान नहीं रहता, उसकी तरफ लोग ध्यान भी नहीं देते। तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। तो दूसरा हुआ गुणात्मक रूप में, कक्षा में कुछ बालक बहुत ही जीनियस किस्म के होते हैं, जबकि कुछ अन्य बालक सामान्य बुद्धि के तथा कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं। अतः उच्च बुद्धि लब्धि या मंद बुद्धि के बालक आसानी से अध्यापक तथा सहपाठियों के ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। एक सामान्य बालक सामान्य शिक्षा के द्वारा ही अपने गुणों का विकास करता है। एक सामान्य बालक असामान्य शिक्षा के द्वारा ही अपने गुणों का विकास करता है, परंतु एक विशिष्ट बालक को अंदर छिपे गुणों एवं संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेष कक्षा तथा विशेष सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। एक सामान्य बालक सामान्य शिक्षा के द्वारा ही अपने गुणों का विकास करता है, परंतु एक विशिष्ट बालक को अपने अंदर छिपे हुए गुणों एवं संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेष कक्षा एवं विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए एक बालक नेत्रहीन हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है। हो सकता है एक बालक अंधा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है। वह एक अच्छा गायक हो सकता है, एक अच्छा संगीतकार हो सकता है, लेखक हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, परंतु उसके लिए उसके विशेष प्रयास और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। उसके लिए उसे विशेष प्रयास एवं विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की विशिष्ट बालक का क्या है। विशिष्ट बालक वैसे बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। विशिष्ट बालक का अर्थ क्या है? विशिष्ट बालक वे जो या तो औसत से कम कार्य करते हैं या औसत से अधिक कार्य करते हैं। और दो रूपों में होता है, मात्रात्मक रूप में और गुणात्मक रूप में। मात्रात्मक रूप में कि गुणों या लक्षणों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, अथवा किसी गुण विशेष की मात्रा इतनी अधिक होती है कि दूसरों का ध्यान आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उदाहरण के लिए सामान्य से बहुत अधिक लंबे या अथवा सामान्य से बहुत अधिक छोटे व्यक्ति को भी लोग आसानी से ध्यान चला जाता है। दूसरा, गुणात्मक रूपों में कुछ बच्चे बहुत ही तीव्र बुद्धि के होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, कुछ औसत रहते हैं, सामान्य रहते हैं
और कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। या तो शिक्षक का ध्यान पूरे तीव्र बुद्धि वाले पर जाता है, या फिर एकदम से अल्प बुद्धि मंद बुद्धि वालों पर ही टीचर का ध्यान जाता है। एक सामान्य बालक से विशिष्ट बालक की परिभाषाएं अलग अलग दी गई हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग विद्वानों लेखकों ने इसकी परिभाषा अपने अपने ढंग से दी है। प्रोफेसर क्रुक्सॉक कहते हैं कि क्रुक्सॉक के अनुसार एक विशिष्ट बालक कौन है? एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा मानसिक रूप से अथवा सामाजिक रूप से सामान्य बुद्धि एवं विकास से इतना स्पष्ट रूप से विचलित होता है कि नियमित कक्षा कार्यक्रमों से वो लाभान्वित हो सकता है तथा जिसे विद्यालय में विशिष्ट देखरेख की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर कुकरॉक के अनुसार एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक रूप से सामान्य बुद्धि एवं विकास से इतना स्पष्ट रूप से विचलित हो जाता है कि नियमित कक्षा कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकता है तथा जिसे विद्यालय में विशिष्ट देखरेख की आवश्यकता होती है। क्लियर है? प्रोफेसर क्रुक्सैक, according to Cruikshank, an exceptional child is who deviates physically, intellectually, emotionally, and socially so markedly from normal growth and development that he cannot be benefited from a regular classroom program and need a special treatment in school. Clear है? An exceptional child is who deviates physically, intellectually, emotionally, and socially so markedly from normal growth and development that he cannot be benefited from a regular classroom, program and need a special treatment in school. इसी तरह प्रोफेसर क्रो के अनुसार, प्रोफेसर क्रो कहते हैं विशिष्ट शब्द, विशिष्ट का अर्थ ही हो गया विशेष, विशिष्ट का अर्थ हो गया विशेष। विशिष्ट शब्द किसी विशेष लक्षण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो विशेष लक्षणों से जुड़ा हुआ हो, जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशेष ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हो। ठीक है? क्रो के अनुसार विशिष्ट शब्द किसी विशेष लक्षण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो विशेष लक्षणों से जुड़ा हुआ हो, जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशेष ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। ओके, द टर्म एक्सेप्शनल जो डिफरेंट फ्रॉम अदर, The term exceptional is applied to trait. The term exceptional is applied to trait or to a person possessing the trait, because of it the individual receives special attention from his fellow. Okay. The term exceptional is applied to trait or to a person possessing the trait because of the individual receives special attention from his fellow. By Crow and Crow. इसी तरह प्रोफेसर क्वार्ट्ज कहते हैं विशिष्ट बालक की परिभाषा अपने अपने ढंग से मनोवैज्ञानिकों ने दी है, लेखकों ने दी है, विद्वानों ने दी है। इसी क्रम में प्रोफेसर क्वार्ट्ज कहते हैं, प्रोफेसर क्वार्ट्ज के अनुसार जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं, जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं तो हम व्यक्ति की
तो हम व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों को, जिन्हें हम एक या अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं, से अलग रखते हैं। क्लियर है? जब हम किसी को विशिष्ट कहकर अर्पित करते हैं या वर्णित करते हैं, जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं, तो हम व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों से, जिन्हें हम एक या अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं, से अलग रखते हैं। When we describe someone as exceptional, we said that the person, apart from the average or normal people, we know with respect to one or more characteristics. Okay? प्रोफेसर क्वार्ट्ज के अनुसार, प्रोफेसर क्वार्ट्ज के अनुसार, जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं, तो व्यक्ति को औसत या सामान्य कहेंगे। औसत या सामान्य लोगों, जिन्हें हम एक या अधिक लक्षणों के संबंध से जानते हैं, से अलग होते हैं। वो कुछ अलग डिफरेंट रहते हैं, सामान्य से डिफरेंट रहते हैं, अलग रहते हैं। When we describe someone as exceptional, we said the person apart from the average or normal people we know with respect to one or more characteristics. क्लियर है? प्रोफेसर हेलाइन एम कॉफमैन ने विशिष्ट बालक की परिभाषा अपने ढंग से दी है। स्पेशल चिल्ड्रन की परिभाषा उन लोगों ने अपने ढंग से दी है। हेपलाइन तथा कॉफमैन के अनुसार विशिष्ट बालक वे हैं जिन्हें यदि अपनी संपूर्ण मानवीय संभावनाओं का अनुभव करना है, तो यदि अपनी संपूर्ण मानवीय संभावनाओं का अनुभव करना है, तो विशेष शिक्षा तथा संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। Exceptional children are those who require education and related services if they are to realize their full human potential. Okay. प्रोफेसर हेलाइन एम कॉफमैन के अनुसार विशिष्ट बालक वे हैं जिन्हें यदि अपनी संपूर्ण मानवीय संभावनाओं का अनुभव करना है, तो उन्हें विशेष शिक्षा तथा संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन आर दोज who require education and related services if they are to realize their full human potential. किर्क के अनुसार, प्रोफेसर किर्क अब विशिष्ट बालकों के संबंध में अभी तक हम लोगों ने विभिन्न विद्वानों, मनोवैज्ञानिक और लेखकों के बताए परिभाषाओं का अध्ययन किया, डिफिनीशंस का अध्ययन किया। इसी क्रम में प्रोफेसर किर्क कहते हैं, किर्क के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य या औसत बालक से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं से इतना अधिक भिन्न होता है कि उसे अपने अधिकतम क्षमता के विकास के लिए विद्यालयी क्रियाकलापों में संशोधन या विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं अथवा पूरक अनुदेशन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? प्रोफेसर किर्क के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य या औसत बालक से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न होता है कि उसे अपनी अधिकतम क्षमता के विकास के लिए विद्यालयी क्रियाकलापों में संशोधन या विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं अथवा पूरक अनुदेशन की आवश्यकता होती है।
An exceptional child. An exceptional child is who deviates from an exceptional child who deviates from the normal or average child in mental, physical, and social characteristics to each and extent. Okay. An exceptional child is who deviates from the normal or average child in mental, physical, and social characteristics to such an extent. ये हम लोगों ने विशिष्ट बालक के अर्थ का अध्ययन किया, विशिष्ट बालकों की परिभाषाओं का अध्ययन किया। विशिष्ट बालकों की परिभाषाओं प्रोफेसर क्वार्ट्ज, प्रोफेसर हेरानियम कॉफमैन, प्रोफेसर क्रुकसैक, प्रोफेसर क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन किया। अब विशिष्ट बालकों की पहचान कैसे की जाती है? विशिष्ट बालक ही है, उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो विशिष्ट बालकों की पहचान के लिए विशिष्ट बालकों में पहली चीज़ कि मानसिक रूप से कई प्रकार के विकार, कई प्रकार के दोष, कई प्रकार की विकृतियाँ पाई जाती है, जिसमें से कुछ विकार हम की चर्चा आज करते हैं। विशिष्ट बालकों में कुछ विशेष मानसिक रूप से कई प्रकार के विकार पाए जाते हैं, विकृतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें कुछ विकारों का वर्णन किया जाता है, जैसे वर्णन करते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। पहला डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? अधिकांश लोगों को लगता है कि डिसलेक्सिया शब्द या वाक्य को पीछे की ओर देख एक व्यक्ति का कारण बनता है, या कि वह करने के लिए एक पत्र के साथ पत्र ख को भ्रमित करने के लिए एक व्यक्ति का कारण बनता है। यह सिर्फ डिसलेक्सिया की एक फॉर्म स्ट्रिप्टोमाइलोबिया के रूप में जाना जाता है। डिसलेक्सिया को विकासात्मक पढ़ने के विकार के रूप में जाना जाता है। एक व्यक्ति को या तो मौखिक या लिखित भाषा और कभी-कभी दोनों को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में यह एक सामान्य सीखने की मात्रा से संबंधित विकार है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया विशिष्ट बालक की एक पहचान है। तो डिसलेक्सिया शब्द या वाक्य को पीछे की ओर देख एक व्यक्ति का कारण बनाता है, या यह कि करने के लिए एक पत्र के साथ पत्र ख को भ्रमित करने के लिए एक व्यक्ति का कारण बनता है। डिसलेक्सिया की विकासात्मक पढ़ने विकार के रूप में जाना जाता है। एक व्यक्ति को या तो मौखिक या लिखित भाषा और कभी-कभी दोनों को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में यह एक सामान्य सीखने की भाषा से संबंधित विकार है। कार्यों और गतिविधियों हम में से कई के लिए दी गई एक किराने की सूची, लेखन, अखबार पढ़ने या टेप पर एक पुस्तक के सुनने के रूप में लेती हैं। डिसलेक्सिया के साथ किसी के लिए भी समस्याग्रस्त हो सकता है। अभी हम लोग चर्चा करें विशिष्ट बालक के पहचान की। विशिष्ट बालक के पहचान में पहली टॉपिक है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हाल के अध्ययन की जनसंख्या का 20% से 15% की कुछ विकलांगता पढ़ने के कुछ प्रकार हैं, और उन लोगों में से 85% के बारे में डिसलेक्सिया के एक फॉर्म है, डिसलेक्सिया का एक लक्षण है, एक कैरेक्टर है। हालांकि इन रोगों में डिसलेक्सिया और डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया जैसे अन्य विकार पैदा हो सकते हैं। चिकित्सा अनुसंधान से पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए
इन खराबियों के परिणाम मस्तिष्क के भीतर एक बीमारी नहीं है। ब्रेन इमेजिंग, ब्रेन की जो कल्पना है, ब्रेन इमेजिंग अध्ययनों से पता चलता है कि डायस्लेक्सिया के दिमाग को विकसित करने और जो डायलेक्सिक्स नहीं है उन लोगों की तुलना में अलग तरह से कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा डायलेक्सिया विरासत में पाया जा सकता है। कई मामलों में पता चलता है कि डायस्लेक्सिक बच्चे के माता पिता दोनों में से एक इस प्रकार से अच्छी तरह से पीड़ित होता है। अब डायलेक्सिया के लक्षण की हम चर्चा करते हैं। विशिष्ट बालकों की पहचान में चर्चा की है तो डायलेक्सिया, और डायलेक्सिया के लक्षण क्या है? डायलेक्सिया के लक्षण है, डिसलेक्सिया लोगों की एक बड़ी श्रृंखला को प्रभावित करती है। डायलेक्सिया लोगों की एक बड़ी श्रृंखला को प्रभावित करती है। यह कई मायनों में ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रकट कर सकती है। छोटे बच्चों में देखने के लिए कुछ सामान्य संकेत मिल रहे हैं। शब्दों के उच्चारण में कठिनाई होती है। शब्द के उच्चारण में कठिनाई होती है ना, हकलाना जिसको कहते हैं, सही शब्दों का उच्चारण नहीं हो पाता है। सही शब्दों का उच्चारण नहीं हो पाता तो डायलेक्सिया की श्रेणी में आता है। दूसरा, पत्र और ध्वनियों के बीच संबंध बनाने में सक्षम नहीं हो सकता। पत्र जो लिख रहे हैं, पत्र और जो उच्चारण कर रहे हैं, दोनों के बीच रिलेशन बनाने में ये सक्षम नहीं हो सकता। तीसरा, वर्णमाला संख्या या सप्ताह के दिनों के रूप में अन्य महत्वपूर्ण अनुक्रमिक सूचियों को सीखने में कठिनाई होती है और समय बताने में कठिनाई हो सकती है। ये पहला हम लोगों ने चर्चा की, शब्दों के उच्चारण में कठिनाई हो सकती है। शब्द के उच्चारण में, जैसे बैगन को बैगन एवं टैगन, थर्सडे बोलते हैं, तो ये सब उच्चारण में कठिनाई। अभी जब सीबीएसई का एक चला था तो क्लास टीचरों को दिया गया था, आप सभी टीचर हैं और भविष्य में आप सभी भावी टीचर हैं, भविष्य में होने वाले टीचर हैं, आप सबों के लिए भी जानना जरूरी है। तो अगर क्लास टीचर बनेंगे तो अपने क्लास का पूरा दायित्व तो आप लोगों पर रहती है, पूरी जिम्मेवारी रहती है। पहला काम, आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबका आपको नाम आना चाहिए, नाम रोल नंबर याद रहना चाहिए। इतना ही नहीं, किस बच्चा का अन्य बच्चों से कैसा व्यवहार है, कैसा बिहेवियर है, कैसा उसका चाल चलन है, आचार व्यवहार है, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, ये सब की उसकी उच्चारण कैसा है, बोलने में कहीं हकलाता तो नहीं है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई जितनी है उस ऊंचाई के अनुसार उसका भार है या नहीं, उस ऊंचाई के अनुसार उसका वेट है अथवा नहीं, इन सब का अध्ययन उसके द्वारा किया जाना है। उन सब का अध्ययन उसके किया जाता है। कुछ दिन पहले बताया ना, सीबीएसई का ही नाम से आया था कि जो क्लास टीचर हैं वो डेली रिपोर्ट बनाए, बच्चों से संबंधित, बच्चों के बोलने, उच्चारण करने, वज़न, हाइट, वेट, कहीं अंडरवेट तो नहीं है, कहीं ओवरवेट तो नहीं है, इस सब के बारे में वो एक बनाए और बनाकर फिर तैयार रखें। तो डायलेक्सिया लोगों की एक विशेष श्रृंखला को प्रभावित करती है। यह कई मायनों में ही एक ही व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। छोटे बच्चों में देखने के लिए कुछ सामान्य संकेत मिल जाते हैं। शब्दों के उच्चारण में कठिनाई हो सकती है। पत्र और ध्वनियों के बीच संबंध बनाने में सक्षम नहीं हो सकता। वर्णमाला, संख्या या सप्ताह के दिनों के रूप में अन्य महत्वपूर्ण अनुक्रमिक सूचियों सीखने में कठिनाई होती है। समय बताने में कठिनाई,
वर्णमाला क ख ग बोलने में या लेटर में, ABCD बोलने में, या काउंटिंग हो 1 2 3 4 6 7 8, इसका 9 नहीं बोल कर 10 11 12, तो ये सब बोलने, ये सब भी ध्यान देना पड़ता है। वर्णमाला सही सही बोल पाएँ, जो अल्फ़ाबेट वो सही सही बोल पाएँ, अ से अ आई है उसके पर, या क से ज्ञ तक, ये सब सही सही बोल पाएँ, है ना। तो पहला शब्दों के उच्चारण में कठिनाई होती है। दूसरा, पत्र और ध्वनियों के बीच बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, है ना। जो लिख रहे हैं वो बोल नहीं रहे हैं, या जो बोल रहे हैं वो लिख नहीं रहे हैं, उन दोनों के बीच तालमेल आवश्यक है। पत्र और ध्वनियों के बीच संबंध बनाने में सक्षम नहीं हो सकता। वर्णमाला संख्या या सप्ताह के दिनों के रूप में महत्वपूर्ण अनुक्रमिक सूची सीखने में कठिनाई होती है। समय बताने में एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है वो नहीं बताने में कठिनाई हो सकती है। ये सभी डायलेक्सिया के लक्षण हैं। पुराने मिडिल स्कूल आयु वर्ग के बच्चे निम्नलिखित लक्षणों से कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं। पुराने मिडिल स्कूल आयु वर्ग के कुछ लक्षणों के बच्चों से कर सकते हैं, जैसे आपको वर्तनी में कठिनाई होती है, बोलने में कठिनाई होती है, हकलाने की कठिनाई होती है। अक्सर कई अलग अलग तरीकों में एक ही शब्द की मिस स्पेलिंग हो जाती है। पुराने मिडिल स्कूल आयु वर्ग के बच्चे निम्नलिखित लक्षणों में कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं। वर्तनी के साथ कठिनाई होती है, अक्सर कई अलग अलग तरीकों में एक ही शब्द की मिस स्पेलिंग करने में। दूसरा, संख्या और पत्र दृश्यों या टकसाना, गणित प्रतीकों को रिवर्स सकना, जैसे रिवर्स काउंटिंग, डाउनवर्ड काउंटिंग, इन सबों में भी प्रॉब्लम होते हैं। ये पढ़ना कुछ बच्चे नापसंद करते हैं, या ज़ोर से पढ़ने से बचने की कोशिश करते हैं कि हमें ज़ोर से नहीं पढ़ना पड़े, धीरे धीरे मन में ही पढ़ें। जबकि ज़ोर से पढ़ने से, बोल के पढ़ने से एकाग्रता बनी रहती है, एकाग्रता में कमी नहीं आती है ना। और अगर आप बोल कर पढ़ते हैं, ज़ोर से बोल कर पढ़ते हैं, तो अगल बगल अगर गलत भी हो रहा है तो लोग बता देंगे, इससे उच्चारण भी सही होगा, प्रोनाउंसिएशन भी सही आएगा। तो ये सब फ़ायदा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग बोल कर पढ़ना कम पसंद करते हैं, पढ़ना नापसंद करते हैं, या ज़ोर से पढ़ने से बचने की कोशिश करते हैं। लेखन कठिनाई हो सकती है, याद रखने में कठिनाई हो सकती है। यह असामान्य डिसलेक्सिया हाई स्कूल या कॉलेज के छात्रों में, और यहाँ तक कि वयस्कों में भी निदान करने योग्य नहीं है। कुछ लक्षणों की चर्चा हम लोग करते हैं। समय प्रबंधन के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ कठिनाई हो सकती है कि हम टाइम को मेंटेन नहीं कर पा सकते, टाइम को मेंटेन नहीं करते हैं। दूसरा, मौखिक भाषा तथा कौशल लेखन पर अधिक से अधिक भरोसा करते हैं। मौखिक भाषा हो या कौशल लेखन दिखाना हो, उस पर अधिक से अधिक भरोसा कर सकते हैं। और तीसरा, अमूर्त जैसा जानते हो, जिसे देखा नहीं जा सके, जिसे छुआ नहीं जा सके, अर्थात अप्रत्यक्ष। अमूर्त अवधारणाओं को समझने में कठिनाई हो सकती है, या अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सक्षम नहीं हो सकता। कठिनाई परीक्षणों पर या साक्षात्कार में ओपन एंडेड सवालों को जवाब दे सकते हैं। योजना और संगठन कौशल के साथ परेशानी हो सकती है। योजना जानते ही हैं, डिसाइड इन एडवांस, क्या करना है, कैसे करना है,
किसके लिए करना है, कितनी मात्रा में करना है, यह सभी सारांश या विचारों की रूपरेखा कठिनाई हो सकती है। व्यक्ति इन या अन्य संभावित क्षेत्रों में एक नंबर के किसी भी लक्षण दिखा सकता है। हालांकि इसलिए क्योंकि इनमें से कुछ लक्षण दर्शाते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि डिसलेक्सिया पीड़ित है। एक व्यक्ति से पहले परीक्षण की एक श्रृंखला से गुजरना होता है और इसी प्रकार योग्य शैक्षिक साल, तो डिसलेक्सिया ऐसी बीमारी है। आज हम लोगों ने चर्चा की विशिष्ट लक्षण क्या है, विशिष्ट बालक क्या है, विशिष्ट बालक का क्या अर्थ है, विशिष्ट बालक की क्या परिभाषा है, विशिष्ट बालकों की पहचान क्या होती है, और पहचानों में पहली बीमारी डिसलेक्सिया की चर्चा की। अगली कक्षा में हम लोग ऑटिज्म की चर्चा करेंगे और डिसलेक्सिया की भी थोड़ी चर्चा करने के बाद ऑटिज्म की चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।